And the most popular Nitin Vijay. physics teacher, NV sir. Please have a You seat. know, actually it is an eye-opener for me that physics teachers are so lovable. I used to dread my physics teacher. So NV sir, good morning to you. हमारे माँ बाप के सपने हम पूरे करेंगे, यस और नो? That definitely gives us a sense of his popularity, and of course, Chetan Bhagat is back on stage to facilitate this conversation. Hi, good morning everyone. सर आप सिंगर हैं, रॉक स्टार हैं आप? नहीं क्या सर। ये क्या फिजिक्स? व्हाट इज दिस? सर ये फिजिक्स में ऐसे तालियां बज रही हैं, मतलब या तो आप कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो या रॉक स्टार हो या आई डोंट नो। आप लिटरली यू टीच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबसे टफ चीज को पढ़ाने का आनंद अलग है। बट लोग ऐसे इमोशनली चीयर कैसे कर रहे हैं इस पे? शायद वो पर्सनली कनेक्ट करते हैं, या जो सबसे टफ चीज़ है उसको अगर अपन आसानी से पढ़ा पाएँ, सरस्वती जी की कृपा हो आप पे, तो शायद बच्चे कनेक्ट करते हैं। So you run, for those who don't know NV sir, it only means you are very old, because all young people know him, है ना? बात सही है कि नहीं? करोड़ों, literally crores of views on YouTube, not exaggeration, more views than some movie songs. थैंक यू। For physics. I don't know. I don't know whether to feel disturbed or feel happy for my country. पर ये हो क्या रहा है बच्चों को कि फिजिक्स में मजे ले रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है कि मुझे फिजिक्स से व्यक्तिगत रूप से बहुत डर लगता था। जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो पहली बार मेरे फिजिक्स में 0 नंबर आए, और जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था तो उस समय सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, तो 0 नंबर आए तो किसी बच्चे की बेइज्जती ना हो इसलिए टीचर ने मेरी कॉपी छुपा के दी। तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये सबसे टफ सब्जेक्ट है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने इस पर बहुत मेहनत करी, और मैं चाहता हूँ कि अब मुझसे पढ़ने वाले या देश के जितने भी बच्चे हैं उनके किसी के भी 0 नंबर ना आए, बल्कि पूरे में से पूरे आए। 0 आए थे? बिल्कुल, पहली बार। 0 के लिए तो मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए सर उसके लिए। 0 मतलब कई बार तो गलती से ही हो जाता है। इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर योर जर्नी इज कि आप जब छोटे थे, व्हेन एज अ स्टूडेंट 10th के बाद आप कोटा गए थे। नाउ मेनी ऑफ यू नो कि कोटा में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, राइट? आपको ये पता है कोटा में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, और कई बार उसकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। और आपने दिया था और आपको तो देने ही नहीं दिया, आपने कहा इतना नालायक है लड़का। हाँ, कुछ ऐसा हुआ था कि शायद ये नहीं कर पाएगा, ऐसा फादर को बोला गया। मैं कोटा से ही हूँ, वहीं से पला बड़ा हूँ, तो मेरी पैदाइश भी वहीं की है, सौभाग्य की बात है। पर जब पहली बार गया तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी लोगों को, जो टीचर्स कभी कभी ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें उन बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमें पहली दृष्टि में लायक लगते हैं, पर एक अध्यापक का, एक शिक्षाविद का कार्य ये होना चाहिए कि वो एवरेज बच्चे से भी सितारा निकाल सके। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें शिक्षाविद खुद को कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। टॉपर्स में से टॉपर तो सभी निकालते हैं, एक एवरेज बच्चे में से जिसमें कर्मठता हो, जो कार्य करने की क्षमता रखता हो, जिसमें रियलिटी में ज़ील हो कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं, उसमें से अगर हम कुछ निकाल सकते हैं तो हमें वास्तविकता में शिक्षाविद या देश को आगे बढ़ाने का कर्तव्य हम जानते हैं, वरना हमको खुद को शिक्षाविद कहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जी, तो ये एक इंस्टीट्यूट था, उसका नाम आप नहीं लेना चाहते जी, लेकिन गूगल करें तो मिल जाएगा कि एनवी सर कहाँ से रिजेक्ट किया गया था, और आपने क्योंकि बाद में वहीं पे जाके जॉब भी की थी। हाँ, फॉर सम टाइम आई हैव डन दैट जॉब। मैं बंसल क्लासेस आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही कोटा की धरती के लिए बहुत श्रोताधार रहे हैं, जिनकी वजह से शायद कोटा बना है। उनको मैं प्रणाम भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ। एक शिक्षक के क्या कर्तव्य होने चाहिए वो भी उन्होंने बताया। अभी नारायण मूर्ति साहब भी बोल रहे थे कि एक डिसिप्लिन होना चाहिए, खासतौर से शिक्षाविद में, जो कि शिक्षक है उसके लिए डिसिप्लिन सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे में भी ये गुण और ये संस्कार
डाल सके, तो वो वहीं से मेरे पास आया, तो उनको नमन है, प्रणाम है। ठीक है, लेकिन आपका उससे पहले, बिफोर यू स्टार्टेड वर्किंग, यू वेंट टू IIT BHU? यस यस। यस। एंड आप अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते भी आपने एक इंस्टीट्यूट खोल दिया था, कोटा पॉइंट। जी जी कोटा पॉइंट बनारस में खोला था। जी। मतलब आप पढ़ रहे थे, आपको क्लास नहीं जाना था, आपको मतलब क्लास जाते थे, फिर एक और इंस्टीट्यूट चला रहे थे आप? बिल्कुल। मैं इस मामले में हमारी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बचपन से वो कहानी सुनी होगी आप सभी लोगों ने कि भाई किसी गांव में पानी नहीं निकल रहा था, तो एक जगह गड्ढा खोदा 20 फुट, पानी नहीं निकला, फिर दूसरी जगह खोदा तो पानी नहीं निकला, फिर तीसरी जगह खोदा 20 फुट तो पानी नहीं निकला, 5 जगह जब गड्ढे खोद लिए गए तो पानी नहीं निकला, तो किसी अच्छे इंसान ने बोला कि भाई एक ही जगह खोद लेते तो पानी निकल आता। ये कहानी उन्होंने मुझे बचपन से सुनाई, और जब मैं फर्स्ट ईयर में IIT में सेलेक्ट हुआ, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं सेलेक्ट होऊंगा, एवरेज बच्चा था, मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, किसी को ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी, पर सेलेक्ट हुआ तो उन्होंने एक ही बात बोली कि जो भी तुम्हें बनना है जीवन में, वो फर्स्ट ईयर में आप सोच लेना कि आपको क्या बनना है, और पूरे 3 साल उसी पे काम करना है आपको। तो पहली बार मैंने सोचा, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित था, शिक्षा प्रणाली जो कोटा की है वहीं से पढ़ा था, तो शिक्षकों का मैंने मान सम्मान, उनका ऑरा बहुत कुछ देखा था, तो मैं उससे प्रभावित था। तो मैं अपने शिक्षक के पास गया और मैंने बोला कि सर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, और स्पेशली फिजिक्स का टीचर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देख, ज्ञान बांटने वाले बहुत है, ज्ञान बहुत लोगों को है, पर आपको ज्ञान होना और आप उस ज्ञान को दूसरे बच्चों को अनुसरण करा पाएँ और वो आपकी बात समझ पाए, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो उन्होंने बोला पहले आप पढ़ा के देखिए। मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ये बात बोली कि सरस्वती जी आपके साथ हैं कि नहीं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ज्ञान होना एक अलग बात है, पर आप उसे डिलीवर कर पाएं ये एक अलग बात है। उन्होंने बोला पहले पढ़ा के देखो, तो मैंने पढ़ा के देखा, और माता जी की उस बात को याद रखा कि फर्स्ट ईयर से मैंने सोच लिया कि मेरे को पढ़ाना है, और ईश्वर का ऐसा साथ रहा कि मेरे को वहाँ पे कोचिंग खोलने का मौका मिल गया। 3 साल मैंने उसे चलाया। जब 4th ईयर में छोड़ा तो 700 बच्चे हमारी कोचिंग पे थे। वो बहुत कठिन परिश्रम का समय था, 4 घंटे ही सोने को मिलता था, 15-16 घंटे कॉलेज के साथ काम करना, बट हाँ, ये सौभाग्य की बात है कि मैं वो कर पाया। ठीक है, और उसके बाद आपने कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो ज्वाइन किया जॉब में, उससे आपको 7 महीने बाद निकाल दिया, बिकॉज रीजन यू वर टू पॉपुलर। आपने बहुत रिसर्च कर रखी है। सर यूट्यूब पे सब दिया हुआ है, यूट्यूब पे आपके ना ऐसे जब आप लेक्चर के जोक्स आपके हैं वो भी हैं। ये ऐसे फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बीच में फिर कहते हैं आजकल मेरी बीवी मायके गई हुई है, मेरे पास बहुत टाइम है। आज तो मेरी बीवी मेरे साथ ही है, खैर। हाँ, यहाँ पे बैठी है, कहाँ बैठी है? हाय। एंड वो आपके साथ चलाती भी। एनीवे, सो यू वर फायर्ड फॉर बीइंग टू पॉपुलर। एक्चुअली वो क्या हुआ था? बेसिकली वहाँ पे ऐसा होता था कि बैच सिस्टम होता था, तो मेरी क्लासेस में 2-2, 3-3 बैचेस के बच्चे आ जाते थे। तो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं, कई बार जैसे अपन बोलते हैं ना कि गॉड चाहता है कि आप क्या करना चाहते हो, तो मेरी क्लासेस में बहुत बच्चे आते थे। तो एक क्लास में जहाँ पे 150 की कैपेसिटी, वहाँ पे 350-400 बच्चा है, बैठने की जगह नहीं है, तो मेरे पास उसका कोई इलाज नहीं था। ऐसा 2-5 बार हुआ, तो मैनेजमेंट ने एक दिन आके मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया और बोला आप इंस्टीट्यूट से चले जाइए। तो मेरे पास कोई इलाज नहीं था, उन्होंने मेरे को तुरंत फायर कर दिया। तो मैं घर आ गया चुपचाप, बहुत निराश और हताश हो गए। मुझे नहीं पता था शायद मेरी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है। और आप विश्वास मानिए कि हमारे घर के बाहर करीब 2000 बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो गई कि सर हम आप ही से पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे गूज बम्स वाला मोमेंट मेरे जीवन में कभी आया हो कि 2000 बच्चे आपके घर के बाहर खड़े होंगे, सर हम आप ही से पढ़ेंगे। तो मैंने बोला भाई मेरे को पता नहीं कैसे पढ़ाना है। तो बच्चों ने हमारी पहली रेंट प्लेस देखी, बहुत छोटी सी वो जगह थी। फिर वो पहले दिन छोटी बढ़ गई, फिर दूसरी रेंट प्लेस देखी, फिर वो छोटी बढ़ गई, फिर चौथे दिन जाके हमें इतनी बड़ी जगह मिली जहाँ पे हम बच्चों को अकोमोडेट कर पाए। हालांकि ये बात अलग थी कि बच्चों से मैंने उस समय थोड़ा भावुक होकर बोल दिया था कि भाई फीस भी आप ही तय कर लीजिए। तो उन्होंने पहली फीस सिर्फ 2500 रुपये रखी। उसके बाद से मैं बच्चों को अलाउ नहीं करता हूँ कि फीस वो तय करें, फीस हम ही तय करते हैं। बट हाँ, दैट वाज अमेजिंग। और आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी मोशन रखा, जो फिजिक्स का एक चैप्टर भी बच्चों ने ही रखा था ये भी। पर मोशन तो फिजिक्स में पढ़ाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फ्रिक्शन भी हो सकता था। ये बच्चों ने ही सोचा कि बच्चों ने आके बोला सर मोशन नाम रख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। वाओ। लेकिन आपने कोटा में लाइक 2007 में ये खोला, ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स थे, आई मीन लॉट ऑफ बिग प्लेयर्स आर देयर। और मैं कोटा गया हूँ सर, मतलब एक तरह से पढ़ाई है लेकिन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। कट थ्रोट मतलब सच्ची में कटते हैं थ्रोट। मतलब इट इज़ अ हार्ड प्लेस टू ओपन अ बिजनेस। लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट मे बी और नॉट सो मच टुडे। बट उसके बीच में टू ओपन एंड मेक अ न्यू ब्रांड, कोटा में जगह थी आपके लिए? ऑलरेडी इतना चल रहा है। मेरे हिसाब से जगह नहीं, कभी नहीं, जगह खुद को बनानी पड़ती है। किसी एक बहुत अच्छे, जिन्होंने बहुत अच्छी कंपनी यूएस में चलाई थी, उन्होंने एक बात बोली थी हमेशा, जिनकी बाद में बहुत बड़ी कंपनी बन के वो रिटायर भी हुए। उन्होंने एक बात बोली थी कि व्हाट इज़ डिफरेंट
उनसे जब पूछा गया कि आपकी कंपनी में क्या डिफरेंट है, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके पास लाखों कारें हैं जो रेंट पे देते हैं, आपकी तो सिर्फ 10 कारें हैं जो आप रेंट पे देते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अपने इंटरव्यू में बोली थी, उसका अनुसरण मैं करता हूँ और मेरे फादर भी यही बोलते हैं। उन्होंने एक बात बोला कि जो मेरे से बेहतर कुछ नहीं दे सकता वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती थी कि कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के पास लाखों करोड़ों रुपए हो सकते हैं, हो सकता है कि उनके पास बहुत सारे साधन हो सकते हैं, शुरुआती दौर की बात मैं आपको कर रहा हूँ, आज तो टीम बहुत स्ट्रांग है, पर यह बात मुझे याद थी कि जैसा अनुभव मैं मेरे बच्चों को करा सकता हूं जो मुझसे पढ़ने आ रहे हैं या हमारे संस्थान में आ रहे हैं, या जितने प्रेम से मैं उन्हें पढ़ा सकता हूं, एवरेज बच्चे को सेलेक्ट करा सकता हूं, ऐसा एक्सपीरियंस कोई किसी को नहीं दे सकता। तो चाहे कितना भी कट थ्रॉट कंपटीशन हो, अगर आप सोच लेंगे तो शायद कर पाएंगे। राइट। अब हाउ बिग इज मोशन? कितना, आई डोंट नो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टर्नओवर, व्हाटएवर मेट्रिक यू वांट टू यूज। अभी पूरे देश में फिजिकल क्लासरूम्स में हमारे करीब 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। 60 सेंटर्स हैं हमारे, मेजरली 10 सेंटर्स हमारे कोटा में हैं, 15,000 बच्चे कोटा में पढ़ते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से तो बहुत पढ़ते हैं, बट दिस इज़ फिजिकल क्लासरूम जो पढ़ते हैं, और करीब 2,500 एम्प्लॉयज़ हैं जो साथ में काम करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि शायद शिक्षा की ताकत है कि बहुत सारे शिक्षाविदों का यहाँ पर आज ऐसे मंच पर, हमारे देश की शायद ये ताकत है कि शिक्षकों का सम्मान हो रहा है, और शिक्षा यहाँ पर बैठकर शायद आप जैसे लोगों को, प्रबुद्ध जनों के सामने अपनी बात रख पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार देश के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए कि मैंने अध्यापक के रूप में, मैं शायद थोड़ा भावुक आपको लग सकता हूँ, पर मैंने अध्यापक के रूप में जब ये जीवन यात्रा चालू करी थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी शिक्षक को इतना सम्मान मिल सकता है जो मुझे मिलता है। हालांकि मैं जब भी ऐसा सम्मान मिलता है तो मेरे को डर भी लगता है कि शायद हम इसे डिजर्व करते हैं कि नहीं करते, पर किसी स्टार्स को इतना सम्मान मिलना, पॉलिटिशियंस को इतना सम्मान मिलना, पर ये हमारे यहाँ पे ज्ञान की ताकत है कि शिक्षकों को इतना सम्मान मिल रहा है। तो मैं उसे नतमस्तक होकर स्वीकार भी करता हूँ और वादा भी करता हूँ कि इस कर्तव्य को जरूर निभाऊंगा। अच्छा, ये जो अभी एक सीरीज आई है कोटा फैक्ट्री, जी, उसमें एक जीतू भैया है मेन कैरेक्टर। जी जी, लोग कह रहे हैं आप पे बेस्ड हैं। जी हैं? हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला तो कि आप पर बेस्ड है। जी। उस शो का नाम कोटा फैक्ट्री है। जी, फैक्ट्री है। बात यह है कि सर हम कैसे देखते हैं, हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। मेरे हिसाब से दोनों पहलू हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि दोनों की आवश्यकता है। दुनिया को चलाने के लिए वो कंपनीज भी चाहिए जो प्लेन बनाती हैं, और दुनिया को चलाने के लिए वो कंपनीज भी चाहिए जो पैराशूट बनाती हैं। हम उसको किस नज़रिए से, किस चश्मे से देखते हैं वो देखना चाहिए। तो कोटा फैक्ट्री नाम शायद ऐसा दिया गया कि ऐसा दिखाया जाए कि हम जो शिक्षाविद कर रहे हैं वहाँ पर, या शायद हम स्कूल्स के कॉम्पिटिटर्स हैं। मैं अगर कोई अध्यापकगण या कोई स्कूल से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं तो भी मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम स्कूल्स के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं। कोटा को शायद इस तरीके से दिखाया जाता है, स्कूल में अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, तो उसको ऐसी एकेडमीज में भेजा जाता है खुद स्कूल से, जहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। हम अगर स्कूल का बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, स्पेशली अगर हम हमारी बात करें तो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम उसके एक्सपर्ट्स हैं। हमें कॉम्पिटिटर ना मानकर हमें एक स्पेशलिस्ट माना जाए ताकि हम उन बच्चों को तैयार कर पाएं, हमें कॉम्पिटिटर की तरह ना देखा जाए। तो कोटा फैक्ट्री नहीं है। रियलिटी में अगर मैं आपको बताऊं तो कोटा ने जितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स देश को दिए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोटा की धरती से मैं आता हूं। आप लोग अगर वहां पे नहीं गए हैं कभी तो आके देखिए, सिर्फ किसी बात को सुनिए मत, उसको आके देखिए तो आपको लगेगा कि वहां का ऑटो वाला, मैस वाला, क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे टिकी हुई है। हम बच्चे को भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि अगर कोटा शहर से बच्चों को हटा दिया जाए तो शायद कोटा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो एक बार आइए, पधारिए, आप सभी का वहां पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो कोटा गया हूँ। बिल्कुल सर, बहुत बार। एक बार तो आप ही के फंक्शन में 2011 में, मोशन के फंक्शन में मैं बहुत बार गया हूँ और मैंने देखा है। एंड इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे, 15-16 साल के बच्चे घर छोड़ के आते हैं। इमोशनली दे आर नॉट मैच्योर। आई मीन ऑनेस्टली दैट इज़ नॉट द एज। एंड दे कम एंड कभी पेइंग गेस्ट रह रहे हैं, कभी कहीं किराए पे देके रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर, नॉट एवरीबडी हैज़ अ, इट्स नॉट लाइक देयर इज़ अ कोटा कैंपस। दे आर वेरी यंग, वेरी वल्नरेबल। एंड एनवी सर, आप भी जानते हैं द सिलेक्शन रेशियो इज़ 2%, 3%, 1% इन दिस एग्जाम्स। बाय डेफिनेशन कोटा चलो थोड़ी परसेंटेज वो बढ़ा सकता है, लेकिन 90% बच्चों का नहीं होगा। आई मीन दिस इज, और 80, आई डोंट नो, इट कुड बी 70, आई डोंट नो, बट मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन आर कमिंग इन अ वेरी टेंडर एज। माँ बाप ने भेज दिया, कोटा गया, पता नहीं क्या कमाल करने वाला है। बट लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट जो कमाल नहीं कर पाते। एंड द रियलिटी इज दैट स्ट्रेस इज देयर। वी हैव हर्ड रिपोर्ट्स ऑफ, I don't want to say the word, but the students taking extreme steps for their life. And ये जो cheer भी कर रहे हैं आपको, don't you sometimes feel that responsibility कि they are looking up to me for too much? मेरा काम यार न्यूटन के लॉ पढ़ाना है, ये क्या मतलब they are
literally worshipping you there. How do you see all this? पहली बात का उत्तर जो मैं आपका देना चाहूँगा वो ये है कि कोटा से मैं मानता हूँ कि अगर कोटा में कोई एस्पिरेंट आ रहा है, 100 बच्चे अगर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं तो शायद 10 या 15 बच्चे ही ऐसे होते हैं जो टॉप कॉलेजेस में पहुँच पाते हैं या अपने डिजायर्ड कॉलेज तक पहुँच पाते हैं। पर मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, कोटा वो शहर है जो बच्चे को 14 से 15 घंटे रोज काम करना सिखाता है डिसिप्लिन के साथ। पूरा इकोसिस्टम ऐसा है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 बच्चे जो कोटा में आए हैं और पूरे साल जिन्होंने वहाँ पे निकाला है, उसमें से 95 बच्चे जीवन में सफल होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 14 से 15 घंटे काम करना सीख जाए, हो सकता है कि एग्जामिनेशन में उसको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले, पर जो 14 से 15 घंटे डिसिप्लिन होकर काम करना सीख जाए वो जीवन में असफल नहीं हो सकता। हम एक्चुअली थोड़ी सी गलती जो मुझे लगती है कि बच्चों को या अभिभावकों को भी मैं कहता हूं कि हम कोटा क्यों आए हैं, हम रियलिटी में कोटा या किसी भी हम शिक्षा क्यों ले रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम रियलिटी में सफल होना चाहते हैं। हम बच्चे को गलत तरीके से ट्रैक करने लगते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर तूने आईआईटी नहीं निकाली या तुमने आईआईटी नहीं निकाली तो तुम असफल हो जाओगे। मैं कहता हूं सफल होने का क्राइटेरिया सिर्फ आईआईटी डॉक्टर ये नहीं है। सफल होने का क्राइटेरिया डिसिप्लिन होके, कर्मठता के साथ फोकस होके एक ही चीज के लिए काम करना। ये कोटा शहर सिखाता है। इसलिए 100 में से 95 बच्चे वहां पे जीवन में आगे सफल होते हैं। किसी एक एग्जामिनेशन से अपनी सफलता के मापदंड को नाप लेना ये गलत है। जो बच्चे के लिए आप कह रहे हैं प्रेशर ले लेते हैं, शायद इस डिफरेंस को वो कभी कभी नहीं समझ पाते। वो जो संघर्ष है, एक बहुत बड़ी आईएएस ऑफिसर से 2 मिनट और लूंगा सर, उन्होंने जब उनकी AIR 1 आई 3 साल पहले के उनका इंटरव्यू, उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बोला कि मैक्सिमम बच्चे या लोग संघर्ष और दुख में अंतर नहीं कर पाते हैं। संघर्ष कर्म से आता है। हम 15 घंटे काम कर रहे हैं, इस संघर्ष को हम दुख मानने लगते हैं। ये दुख नहीं है, संघर्ष है। अगर हमें जीवन यात्रा में कुछ ना कुछ पाना है तो हमें संघर्ष से प्रेम करना पड़ेगा। जिस दिन हम संघर्ष से प्रेम करना जान जाएंगे उस दिन शायद हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। दुख वो है कि हमने कोरोना में किसी अपने साथी को, अपने सहयोगियों को, किसी परिवारजन को छोड़ दिया जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये दुख है। तो पहली बात, हम बच्चों को ये समझाते हैं कि संघर्ष यात्रा है जो जीवन में आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। अगर इस डिफरेंस को बच्चा समझ लें तो वाकई वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि कुछ अप्रिय घटना कोटा में हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए, पर अगर आप परसेंटेज बेसिस पे देखेंगे तो पूरे शहर में स्टूडेंट्स में दैट इज द सेम परसेंटेज। कोटा को हाईलाइट बिकॉज ऑफ एनी रीजन शायद ज्यादा करा जाता है। मैं इसके बाद ये नहीं कहता हूं कि एक शिक्षाविद होने के नाते हमारा उसमें कर्तव्य नहीं कि हमें काम नहीं करना चाहिए। हमें काम करना चाहिए उसके लिए, और हम कर्मठता से काम कर रहे हैं। इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि मोशन में ऐसी अप्रिय घटना आज तक कभी नहीं हुई है जिस संस्थान को मैं चलाता हूं। तो शिक्षाविदों से भी ये अनुरोध है कि बच्चे को एक दोस्त की तरह पढ़ाइए, उसको ये समझाइए कि सफलता सिलेक्शन में नहीं, सफलता उस कर्म में है जो आप यहाँ पे आके कर रहे हो और जो यहाँ पे आके आप सीख रहे हो। अगर इस डिफरेंस को समझ जाएगा तो रियलिटी में वो जरूर सफल हो जाएगा। डेफिनेटली कोटा के कुछ लोग बहुत सफल हैं। इनफैक्ट एक सेशन मैं करने वाला हूँ इसके बाद। भाविश अग्रवाल, हु इज फाउंडर ऑफ ओला, एंड ही आल्सो वेंट टू कोटा। करेक्ट। बट ही सेड ही ओनली प्लेड वीडियो गेम्स देयर। वी विल टॉक अबाउट इट इन दैट सेशन। ये हाईलाइट है। बट आपने कई बार कहा है कि मेहनत बहुत आप करते हो, आप खुद बहुत काम करते हो। 3 वर्ड्स आप बहुत यूज करते हो, जिद, जुनून, मेहनत, टू मेक इट इन लाइफ। फॉर एनीवन हु वांट्स टू मेक इट इन लाइफ, एंट्रेंस एग्जाम हो, कुछ भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, जिद, जुनून और मेहनत, ये आपके 3 सीक्रेट्स हैं। व्हाट इज दिस? बिल्कुल है। मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। तो फादर ने एक ही बात बताई कि जिद जब तक नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जाहिर सी बात है, जैसा कि सर ने बोला, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था। कई बार एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दे आर ओनली रनिंग टुवर्ड्स फंडिंग एंड ऑल। मेरे हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए फंड चाहिए, मैं मानता हूँ। बस उससे सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए जुनून। और जैसा कि मैंने बोला कि जिनको भी आप सर्व कर रहे हैं उनकी केयर करना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो मेरे हिसाब से 3 पैरामीटर हैं जो सभी के पास होने चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स गुड। एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली एड टेक आजकल काफ़ी चल रहा है। इंटेंशन अच्छा है, ठीक है भाई, सबको मिल जाए, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए एजुकेशन में, लेकिन अनएथिकल बिहेवियर भी बहुत है। अभी मैंने एक आर्टिकल देखा, गवर्नमेंट ने कहा है, उन्होंने नाम नहीं लिया कंपनी का और हमें लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बिवेयर ऑफ सर्टन एडटेक स्कैम्स। व्हाई इज द गवर्नमेंट सेइंग दैट? आर दे रॉन्ग और इज देयर समथिंग हैपनिंग? टू बी ऑनेस्ट, जिनके लिए बोला गया है मेरे को उसका बहुत आइडिया है नहीं, पर हाँ काम उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि
हो सकता है, आई रियली डोंट नो, पर फंडिंग के प्रेशर में हो सकता है कि कुछ ऐसी टेक्टिक्स अपनाई गई हो विच इज़ नॉट लॉजिकल, विच इज़ नॉट करेक्ट। अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से जैसे स्कूलों पर या किसी भी शिक्षण संस्थानों पर गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी है, वैसे ही एडटेक्स पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे होनी चाहिए। हम इसका सम्मान करते हैं और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। रही बात शिक्षा की, तो सर मैं थोड़ा सा इस पे शिक्षा पे ये बोलना चाहूँगा कि हमें शिक्षा प्रणाली, शायद हम शिक्षाविदों को बदलने की थोड़ी आवश्यकता है। वो इसलिए है कि आज से 50 साल पहले हम किसी बच्चे को कोई नॉलेज देते थे तो उस नॉलेज को गेन कर कर अपना पूरा जीवन यापन उसी क्षेत्र में और उसी टेक्नोलॉजी, उसी प्रोसेस के साथ निकाल देता था। आज की तारीख में हम शायद इस बारे में, एडटेक को जो मैं कहना चाहता हूँ, हम इस बात पे प्रोसेस पे जा रहे हैं कि हम कैसे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से पढ़ाएंगे, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे आसानी से, इस पे हम बहुत फोकस कर रहे हैं। पर मैं कह रहा हूँ इससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हर 5 साल में हर प्रोसेस को करने के नए नए तरीके आ रहे हैं, इनोवेट हो रहे हैं। तो एजुकेशन में ये एम्पावर करना जरूरी है कि बच्चे को नई चीज सीख कर, खुद से सीख कर अप्लाई करने की हैबिट होनी चाहिए। उसे हमने कोई आज एक ज्ञान दे दिया और 5 साल बाद बदल जाएगा, उसमें जरूरी ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो नई चीज सीखे और उसे अप्लाई करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ये दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एजुकेशन सेक्टर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी आने वाली नई पीढ़ी नई चीज सीख पाए, सिखा पाए और फिर उसको भी अप्लाई कर पाए। राइट। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, राजवर्धन उसका नाम है। वो कह रहा है 12th के मार्क्स की क्या वैल्यू है? सारा फोकस एंट्रेंस पे है, हर जगह फ्यूचर एंट्रेंस पे डिपेंडेंट है। अब ये 12th के बोर्ड के नंबर हैं, क्या करें इनका? और इसके लिए अलग मेहनत है, इसके लिए अलग है, और वो एंट्रेंस, आई मीन व्हाट इज योर व्यू? आई मीन आई नो यू आर नॉट रनिंग द CBSE ICSE, तो एक्चुअली मेरा इसमें आंसर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको देना चाहूँगा। कई बार हम बच्चे हमसे बहुत तर्क करते हैं, हमसे भी रोज करते हैं, बोलते हैं कि ये क्यों पढ़े, ये तुम्हारे काम आएगा ही नहीं। कई बार हमें वो भी करना होता है जिसकी मान्यता है। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था केमिस्ट्री क्यों पढ़ें, लाल पीला मिलाते हैं नीला निकल आता है, समझ तो कुछ आता ही नहीं है। अब ये लाल पीला मिलाते हैं नीला निकल आता है, ये सच्चाई है केमिस्ट्री की कि आपको रटना पड़ेगा। मुझे लगता था इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैंने उसे पढ़ा नहीं, फिजिक्स मैथ्स ही पढ़ी ज़्यादा, फिजिक्स में पहली बार 0 आए तो उसमें बहुत मेहनत करी। विश्वास मानिए मेरे केमिस्ट्री में बहुत कम नंबर आए क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। इस वजह से मेरी IIT में 3000 रैंक आई, पर वो पढ़ना जरूरी था। मैं बच्चों को ये बोलता हूं कि मान्यता है कुछ चीज़ों की। आज जो हमारे पास, जिसे मनी बोल रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी से बोल दिया कि इसकी कोई मान्यता नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, पर आज उस पेपर की भी वैल्यू है क्योंकि उसकी मान्यता है। अगर बोर्ड की मान्यता है और पूरी दुनिया उसे पैरामीटर मानती है और देश हमारा पैरामीटर मानता है, तो आपको भले आज उसमें हो सकता है कुछ कम लॉजिक नजर आता हो कि मैं तो IIT की तैयारी कर रहा हूं, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूं, बोर्ड से ऊपर का मुझे क्राइटेरिया समझ में आता है, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उस 12th की परसेंटेज, उस 10th की परसेंटेज भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको उस क्राइटेरिया से देखती है। अगर आप उसमें, उस मापदंड में खरे नहीं उतरेंगे तो वास्तविकता में आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि जीवन में आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो जो मापदंड दुनिया ने सेट करे हैं, देश ने सेट करे हैं, उस क्राइटेरिया में आपको एक बार अपने को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कहीं कम लॉजिक नजर आए, कहीं पे ज्यादा लॉजिक नजर आए, पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस चीज की मान्यता है जिसकी वजह से मेरा करियर आगे जाएगा। तो जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे अनुरोध है कि बोर्ड्स को भी पूरी प्राथमिकता दीजिए। अगर आपने वास्तविकता में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको मुश्किल से रोज 1 घंटे देना है और आपके बोर्ड में भी 95% से ज्यादा आएंगे और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, किसी भी कंपनी में, अभी थोड़ी देर पहले मैं नारायण मूर्ति साहब को सुन रहा था, जब उनकी कंपनी भी हमारे IIT में आती थी तो वो एक बेसिक क्राइटेरिया लगाती थी कि बच्चे की 10th में या 12th में इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, भले उसने कैसा भी परफॉर्म करा हो IIT में। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फेलियर की बात करेंगे। हाउ डज वन कॉन्कर फेलियर? और आपकी कई बार आप ये लाइन बोलते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं, तो इसका क्या मतलब है? कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, ये कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो मैं सभी बच्चों को बोलता हूं भाई आपको लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 110%। अगर आप कर्म नहीं करते हैं, कर्म नहीं कर सकते आप, तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम बच्चों को सबसे पहली बात ये बोलते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, कि जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। ये बच्चों को हम लगातार सुनाते हैं। और बच्चे कई बार हमसे पूछते हैं कि, क्योंकि आपने पूछा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, तो वास्तविकता में, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन माय माइंडसेट
बहुत छोटे छोटे चेंजेस। जब मैं आईआईटी में गया तो विश्वास मानिए 2003 में मैं आईआईटी में गया तो बहुत मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, तो मेरे सीनियर ने मेरी रैगिंग ली और मुझसे बोला कि कंप्यूटर चालू कर दे। रैगिंग हुआ करती थी उस समय, वो एक अलग टॉपिक है, तो रैगिंग हुआ करती थी, मेरा कंप्यूटर चालू कर दे। विश्वास मानिए मैंने कंप्यूटर देखा नहीं था 2003 में, जबकि कंप्यूटर्स आ चुके थे, मैंने देखा ही नहीं था। अब वो जो मॉनिटर होता है उसी को जाके मैं दबा रहा हूँ। तो जब मैं उसको जाके दबा रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं पड़ रहा कि कंप्यूटर कहाँ से चालू होगा। तो वहाँ जाके मुझे पता पड़ा कि रियलिटी में कंप्यूटर ऐसे चालू होता है। खैर मैं शायद माइंडसेट की बात अपनी बता रहा था। ऐसे बहुत सारे मध्यम वर्गीय जीवन जो बच्चा होता है उसके पड़ाव आते हैं बहुत छोटे छोटे, शायद आपको बहुत छोटी सी बात नहीं लग रही होगी, पर एक बच्चा जो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, और हमारे मध्यम वर्गीय परिवार की डेफिनेशन अलग है। हम मध्यम वर्गीय परिवार मानते हैं, अगर आप ढंग से डेफिनेशन देखेंगे तो मध्यम वर्गीय परिवार हम उसको मानते हैं जो महीने के 50,000, 60,000, 70,000 कमा रहा है। ये मध्यम वर्गीय परिवार नहीं है, ये अपर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास वो है जिसकी कमाई सिर्फ 10 से 15,000 रुपए महीने की है। ये रियल मिडिल क्लास है जिसमें 70 से 80% देश वास्तविकता में है। उस बच्चे को अगर ऊपर ले जाना है तो आपको धीरे धीरे एक्सपोजर देना पड़ेगा और रियलिटी में उसके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, जो व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद में भी देखा है। ठीक है एनवी सर, अब मुझे समझ आ गया आपका सीक्रेट क्या है। आप अपने रेज्यूमे में ना सिर्फ फिजिक्स टीचर मत लिखो, आप लिखो फिजिक्स टीचर भी हैं और कवि भी हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ शेयर किया। दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर। थैंक यू एनवी सर, बिग अप्लॉज फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you very much indeed, NV sir. जिस तरह से आपने आज हमसे बात करी, we can totally relate why students listen to him and are inspired by him. और जो आपने success की हमें definition बताई, that is also great. It's about discipline and hard work consistently, not necessarily cracking that one exam, and that's a very important message for the students. To share a token of our gratitude to you, sir, please remain on stage. I'd like to invite Rajiv Dubey, Head Media, Dabur India Limited. Please join us on stage, Mr. Dubey, and do the honors. Ladies and gentlemen, Nitin Vijay.